नमस्कार प्रिय भैयाओं, आज हम कक्षा एकादशी कला वर्ग विषय इतिहास का अध्याय 2 जो हमारा चल रहा है शहरी जीवन लेखन और शहरी जीवन के बारे में, इसका भाग 2 यानी वीडियो क्रमांक 2 प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमने इससे पहले जो है मेसोपोटामिया के बारे में, मेसोपोटामिया के बारे में जानने के स्रोतों के बारे में और मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति के बारे में अध्ययन किया था। अब हमारे पास आगे जो है वो है शहरी जीवन के महत्व के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हमारे पास 3 बिंदु शहरीकरण के महत्व के बारे में, शहरों में माल की आवाजाही और संचार के बारे में और मेसोपोटामिया में लेखन के विकास के बारे में, इन 3 बिंदुओं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं शहरीकरण की। तो मेसोपोटामिया के शहरीकरण की, शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और कई तरह की सेवाओं को भी बड़े महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। ठीक है, नगर में लोग जो है वो आत्मनिर्भर नहीं रहते हैं। सीधी सी बात है, मैंने पहले भी बताया था कि मेसोपोटामिया की संपूर्ण नगरीय व्यवस्था ग्रामीणों पर आधारित थी। तो मेसोपोटामिया के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते हैं, उन्हें नगर और गांवों व अन्य लोगों से प्राप्त जो वस्तुएं हैं उनको जो प्राप्त होती है उनके द्वारा उनका जीवन जो है उनके ऊपर आश्रित रहता है। सीधी सी बात है, यानी ग्रामीण परिवेश के माध्यम से ही शहरीकरण का विकास संभव हो पाया। तीसरा बिंदु लें तो उनके पास में बरोबर लेन देन होता रहता था। चौथा, शहरीकरण की बात करें तो शहरी अर्थव्यवस्था जो थी एक सामाजिक संगठन होना जरूरी है। शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठनात्मक व्यवस्था प्रारंभ थी। शहरों विनिर्माताओं, यानी विनिर्माताओं का मतलब समझते हैं आप? विनिर्माण का मतलब होता है किसी कच्चे माल से तैयार माल को तैयार करना या तैयार करना, यानी विनिर्माण, वस्तु का पुनः निर्माण करना। तो विनिर्माणों के लिए उनको ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि की चीजों की जो जरूरत होती थी वो भिन्न भिन्न जगहों से आती थी और वहीं से वो जो वस्तुएं आती थी उनको संगठित करके वो व्यापार और भंडारण की आवश्यकता की जाती थी, यानी भंडार और व्यापारण किया जाता था। ठीक है, शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ जो होते थे वो कहाँ से आते थे? गांव में आते थे। हम शहरी जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी मेसोपोटामिया का शहरी व्यवस्था किस प्रकार की थी, यानी गांव से अनाज और खाद्यान्न सामग्री वहां पहुंचती थी। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता था और लिखते भी थे। शहर के केंद्र खाद्य उत्पादन, व्यापार, विनिर्माण जो सकते हैं, सेवाओं आदि प्रकार की विभिन्न गतिविधियां वो शहरी जीवन में संपन्न होती थी। यानी शहरों में ये कार्य हुआ करता था, व्यापार होता था, विनिर्माणिक कार्य होता था और सेवा कार्य भी अधिक मात्रा में शहरीकरण के अंतर्गत संपन्न होता था। काष्य उपकरणों की बात करें, कासा जो धातु है, काष्य उपकरण निर्माताओं को धातु उसको पिघलाने के लिए लकड़ी के कोयले की आवश्यकता होती थी, इसलिए वे लोग जो है वे अन्य लोगों के उत्पादकों और सेवाओं पर क्या होते थे? निर्भर होते थे। ठीक है, यानी उनको लकड़ी है, कोयला है, धातु है, इस प्रकार की सामग्री अगर लानी है तो वो दूसरे लोगों पर उसके लिए क्या होते थे? निर्भर रहा करते थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो श्रम विभाजन शहरी जीवन में देखने को मिलता है। श्रम विभाजन समझ रहे हैं? जैसी जिसकी योग्यता वैसे उसको उसका कार्य दिया जाता था। ठीक है, तो शहरी जीवन के अंदर श्रम विभाजन की बात भी देखने को मिलती है। शहर में एक सामाजिक संगठन होना चाहिए, मैंने पहले भी कहा, क्योंकि शहरी जीवन में सामाजिक संगठनों के आधार पर जो है शहरी जीवन का संचालन होता है। ईंधन, धातु, मिश्रित पत्थर, लकड़ी आदि जो है शहरी निर्माताओं के लिए कई स्थानों से आती थी। गांव और शहर तक जो है वो अनाज, अन्य खाद्य पदार्थों की जो है पूर्ति की जाती थी, यानी जो अन्य खाद्य पदार्थ जो होते थे वो गांव से शहरों की ओर शहरों को दिए जाते थे, उनकी डिलीवरी की जाती थी। इसी प्रकार अपन कह सकते हैं कि संगठित व्यापार और भंडारण की आवश्यकता भी शहरों में होती थी। शहरी अर्थव्यवस्थाओं में आप देखने को मिलेगा कि अक्सर जो है उनके पास इस कार्यों को, यानी व्यापारिक विनिर्माणिक कार्यों के लिए एक रिकॉर्ड होता था और उनको रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता भी होती थी। यानी हम कह सकते हैं कि शहरी जीवन जो है पूर्णतः बाहरी कार्यों से, बाहरी ग्रामीण क्षेत्रों से या अन्य धातु, लकड़ी, इमारत, पत्थर, कोयला, इन सभी जो है ये बाहरी क्षेत्रों पर आश्रित रहना पड़ता था। ठीक है, ये तो था शहरों के मेसोपोटामिया के शहरी जीवन के बारे में। अब देखिए, हमने बात तो कर दी कि बाहरी क्षेत्रों से माल का जो है आवागमन होता था, लेकिन आवागमन किस प्रकार से होता था? मालों की आवाजाही कैसे होती थी? उनके संचार के क्या माध्यम थे? तो उसके बारे में सबसे पहले देखो, दूसरा हमारा जो बिंदु है वो शहरों में माल की आवाजाही और उसके संचार के माध्यमों के बारे में।
तो मालों की आवाजाही और संचार के माध्यमों की बात अगर मैं करूं तो मैं आपको कह सकता हूं कि मेसोपोटामिया जो है वो एक खाद्य समृद्ध था, यानी खाद्यान्नों की पूर्ति अगर कहें तो वहां पर्याप्त मात्रा में उसका उत्पादन होता था। ठीक है, लेकिन खनिज संसाधनों की दृष्टि से कहें तो मेसोपोटामिया खनिज संसाधनों की दृष्टि से खनिजों की मात्रा उनके वहां बहुत कम हुआ करती थी, यानी खनिज संसाधन अल्प मात्रा में हुआ करते थे। दक्षिण के अधिकांश हिस्सों में उपकरणों, मोहरों और गहनों के लिए पत्थरों की हमेशा कमी रहती थी। लकड़ी के लिए गाड़ियां, गाड़ियों के पहिए, नाव, उपकरण और भी अगर कहें बर्तन और गहने के लिए किसी प्रकार की कोई धातु वहां इतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होता था। ठीक है, मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो अपने वस्त्रों कारोबार करने के लिए तुर्कों और यहाँ के ईरान की खाड़ी के पार लकड़ी, तांबा, टिन, चांदी, सोना, कोल, विशाल पत्थर और कृषि को उपज करने के लिए जो सामग्री उपयोग में आती थी वो वहां से लाते थे, प्राप्त करते थे, उपज कर सकते थे। फिर तीसरा बिंदु अगर लें, किसकी बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं शहरों में मालों की आवाजाही और संचार की। तो तीसरा बिंदु लें तो नियमित आदान प्रदान तभी संभव था जब विदेशी अभियानों और वस्तुओं को आदान प्रदान के से लैस एक सामाजिक संगठन था, यानी वस्तुओं के आदान प्रदान करने के लिए किसी दूसरे क्षेत्र से वस्तु को लाने के लिए जो है सामाजिक संगठन काम करता था। इन्हें आपस में मैत्रिक संबंध और वैश्विक संबंध स्थापित करने का कार्य होता था। चौथा बिंदु था सबसे सस्ता परिवहन का जो साधन होता है, यानी किसी वस्तु को लाने का, तो आप लोगों को पता है कि सबसे सस्ता परिवहन का जो साधन होता है वो होता है जलीय परिवहन। कौन सा होता है? जल परिवहन। तो जल परिवहन जो था वो सबसे सस्ता और प्राचीन परिवहन, क्योंकि वहां जल यानी पानी के माध्यम से जो है जहाजों के माध्यम से है जो मालों की आवाजाही होती थी। प्राचीन मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक चैनल वास्तव में बड़ी और छोटी बस्तियों के बीच में जो है वो मालों का परिवहन करती थी। माल यानी सामग्रियों का परिवहन किया जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। ये तो था मेसोपोटामिया के मालों की आवाजाही और उसके संचार के बारे में। अब हमारे पास तीसरा बिंदु आता है मेसोपोटामिया का लेखन और विकास। मेसोपोटामिया के लेखन और विकास की बात करें तो मेसोपोटामिया के अंदर बहुत सी अलग अलग भाषाएं आपको देखने को मिलेगी। देखो, मैं आपको इसमें सामान्य सी बात कहूं तो यहाँ पर क्यूनिक फॉर्म, कौन सी भाषा? क्यूनिक फॉर्म। क्या नाम है उसका? क्यूनिक। ये जो क्यूनिक फॉर्म मैंने आपको लिखवाया, ये क्यूनिक फॉर्म क्या है? क्यूनिक फॉर्म जो है वो लैटिन शब्द क्यूनिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वेज, अर्थात वेज, और फॉर्मा शब्द का अर्थ होता है आकार, यानी किसका? वेज का आकार यानी अक्षर। वेज का आकार का अर्थ होता है अक्षर। क्यूनिक फॉर्म शब्द का अर्थ होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर, अर्थात वेज का आकार, वेज का आकार। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को? वेज का आकार यानी अक्षर। लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज में, सीधी सी बात है, लेखन कार्य तब शुरू हुआ जब समाज में लेन देन का हिसाब जो है वो स्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ने लगी, तब लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। बैलों, मछलियों, जो है रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियां ऐसी जो है मेसोपोटामिया के उत्खनन से प्राप्त हुई है, मिली है। इससे ये जानकारी मिलती है कि वहां लेखन प्रणाली प्रारंभ थी। ठीक है, मेसोपोटामिया के जो लोग होते थे वो किस पर लिखते थे? तो उस समय कोई कागज नहीं था, वो किस पर लिखते थे? मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। किस पर लिखा करते थे? मिट्टी की पट्टिकाओं पर। और ये पट्टिकाएं जब लिखा जाता था तो लिखने के बाद जो मिट्टी की पट्टिकाएं जो गीली मिट्टी पर लिखा जाता था उसके बाद उसको सुखा दिया जाता था, और सूखने के बाद कहा जाता है कि उसके ऊपर जब वो पक जाती थी, सूख जाती थी और जब मजबूत हो जाती थी तो उसको स्थायी रूप से उसको रखा जाता था। ठीक है, मेसोपोटामिया की पहली पट्टिकाएं जो है वो लगभग अपन कह सकते हैं 3200 ईस्वी पूर्व की है। कितनी? 3200 ईस्वी पूर्व की है। समझ रहे हैं बात को? यानी पहली पट्टिका जो प्राप्त हुई वो लगभग 3200 ईस्वी पूर्व की है। और मेसोपोटामिया की खुदाई स्थलों पर ऐसी सैकड़ों पट्टिकाएं मिली है। ठीक है, हाँ, सैकड़ों पट्टिकाएं मिली है। और कहा जा सकता है कि मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी जो भाषा है वो सुमेरियन है। कौन सी भाषा है? सुमेरियन, जिसका स्थान लगभग 2600 ईस्वी पूर्व में धीरे धीरे अकादी ने ले लिया। अकादी भी एक भाषा है,
यानी सुमेरियन भाषा जो थी उसका स्थान अकादी ने ले लिया, यानी बाद में 2600 ईस्वी पूर्व में वो भाषा सुमेरियन से अकादी भाषा जो है वहां की मेसोपोटामिया की स्थानीय भाषा बन गई। और लेकिन तब शुरू हुआ जब समाज में लेन देन का रिकॉर्ड प्रारंभ हुआ। और मैं एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि जब वहां पर मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा जाता था तो मिट्टी की पट्टिकाओं पर जो चिन्ह लिखे जाते थे वह चिन्ह जब सूख जाते थे तब उसको जो है सुरक्षित रखा जाता था, लेकिन सूखने के बाद उसके ऊपर पुनः लिखना संभव नहीं था। ये तो था वहां की जो है मेसोपोटामिया की लेखन के विकास के बारे में। अब अगले भाग में हम लेखन की प्रणाली की बात करेंगे, यानी लिखने की क्या प्रणाली थी, लेखन इस्तेमाल किस प्रकार किया गया और मेसोपोटामिया की साक्षरता कैसी थी उसके बारे में। धन्यवाद।